और फिर इस तरफ से इत्मीनान करने के बाद मैं वापस रूपकली के महल पहुंच गया। पीतर सिंह महाराज हट्टे कट्टे हो गए थे, लेकिन आंखों की पट्टी मेरे बगैर कैसे खुल सकती थी। मैंने उन्हें राजधानी के हालात सुनाए और वो चौंक पड़े। तुम मुझे बताए बगैर यहाँ से चले गए पूरन महाराज, लेकिन ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है। मैं तुम्हारे ये एहसानात का भी नहीं भूल सकूंगा। तुम्हारा अब क्या इरादा है पीतर सिंह, चलोगे नहीं? मेरी पट्टी कब खुलेगी महाराज? और हाँ, मैं शकुंतला को भी अपने साथ ले जाऊंगा। बस मैं उसे रानी बनाऊंगा। मैंने उसे वचन दिया है। और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। मैंने पूरी तरह अंदाजा लगा लिया था कि वो दोनों एक दूसरे से इंतहाई करीब हो चुके हैं। तब एक दिन मैंने रूपकली से बात की और उसने हमें जाने की इजाजत दी थी। यहाँ से निकलने के लिए एक मंसूबा बनाया गया था और फिर एक दिन इस मंसूबे पर अमल कर लिया गया। इस कमरे के कुर्बो जवार में खूब हंगामा किया गया, जहाँ पीतर सिंह कयाम पजीर था। और मैंने नहायत बदहवास लहजे में पीतर सिंह को बताया कि इमारत पर खौफनाक हमला हुआ है। शकुंतला और उसकी मां को हलाक कर दिया गया। मैंने उनकी लाशें देखी हैं और अब लोग हमें तलाश करते फिर रहे हैं। पीतर सिंह को मैंने कंधे पर डाला और लेकर उसे घोड़े पर चल पड़ा। शकुंतला की मौत की खबर ने पीतर सिंह को अंदर से हिला कर रख दिया था, लेकिन अब मेरे लिए कालंदी पहुंचना जरूरी था। कालंदी के महल में पीतर सिंह की आमद से खलबली मच गई। लोगों के दिलों में जो अंदेशे सर उभार रहे थे वो खत्म हो गए थे। पूरी राजधानी के दीदावर हकीम उसकी तीमारदारी के लिए जमा हो गए और उसकी देखभाल में मसरूफ गए। और फिर दूसरे दिन उसकी आंखों की पट्टी खोल दी गई। पीतर सिंह ने सबको देखा और उसके होंठों पर हुस्निया मुस्कुराहट फैल गई। क्या आपको ठीक नजर आ रहा है महाराज? धड़कते दिलों से लोगों ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, पीतर सिंह ने इज़्मेलाल से जवाब दिया। दूसरे लोग गो इस इज़्मेलाल की वजह नहीं जानते थे, लेकिन मैं उससे पूरी तरह वाकिफ था। मैं जानता था कि उसके जहन पर शकुंतला की मौत छाई हुई है। बहरहाल पीतर सिंह की वापसी की खुशियां मनाई जाने लगी और ये ऐसी आम बातें थीं जिनसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपने तौर पर मसरूफ रहा। अपने बारे में मैं कोई फैसला नहीं कर पाया था कि क्या करूं। यहाँ के माहौल से मुझे कोई उकताहट नहीं थी। मेरी जिंदगी का तो एक यकसा अंदाज था प्रोफेसर, सो जहां भी गुजरता मेरा ख्याल था कि पीतर सिंह चंद रोज या ज्यादा से ज्यादा चंद हफ्तों में शकुंतला को भूल जाएगा। लेकिन पीतर सिंह की फितरत में बड़ी तब्दीली आ गई थी। इस वाक़े को अब तकरीबन 7 माह गुजर चुके थे, लेकिन पीतर सिंह दुरुस्त नहीं हुआ था। राजपाट के काम में वो दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन पहले जैसी शौकी और दिलचस्पी रही नहीं थी उसमें। तब एक शाम मैंने उससे कहा, तुम्हारे ज़हन में अभी तक उसका ख्याल मौजूद है पीतर सिंह? किसका महाराज? शकुंतला की बात कर रहा हूं, मैंने कहा। और पीतर सिंह के चेहरे पर गम के आसार उभर आए। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो गहरी सांस लेकर बोला, आपका ख्याल दुरुस्त है पूरन जी, लेकिन कब तक उसके लिए अफसुर्दा रहोगे पीतर सिंह? शायद जीवन भर महाराज। ये तुम्हारी जात में एक नुमाया तब्दीली रूनमा हुई है। पहले तो तुम औरत को इतनी अहमियत नहीं देते थे। मैंने सवाल किया। मुझे एहसास है महाराज, पर मैं क्या करूं, लाख कोशिशें करता हूं मगर मन से उसका ख्याल नहीं मिटता। उसकी मधुर आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। वो सिर्फ औरत ही नहीं थी महाराज, बल्कि उसके वजूद में एक ऐसी कशिश थी जिसे मैं फरामोश नहीं कर सकता। आज भी मुझे यूं महसूस होता है जैसे वो जिंदा हो, मुझे आवाज दे रही हो। अब तो तवील अरसा गुजर चुका है पीतर सिंह, खुद को संभालो। मैं तो बहुत कोशिश करता हूं मगर हार गया हूं मैं महाराज। न जाने क्या हो गया मुझे तो ये भी अफसोस है कि मैं उसकी सूरत तक नहीं देख सका। बस वो एक सपने की तरह मेरे जीवन में आई और फिर आंख खुल गई। हाँ, बाज ख्वाब ऐसे ही होते हैं पीतर सिंह। मगर अब क्या इरादा है? क्या मतलब महाराज? किस इरादे की बात कर रहे हैं? क्या तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे? तो फिर क्या करूंगा? अपनी नस्ल को आगे नहीं बढ़ाओगे? शायद भगवान को भी ये मंजूर नहीं है। भगवान को क्यों दोष देते हो? ये तो तुम्हारे अपने हाथ की बात है। मैंने मानी कर लिया में कहा। मेरे हाथ की बात? वो सवालिया अंदाज में बोला। हाँ, किसी खूबसूरत सी राजकुमारी को रानी बना लो, उससे तुम्हारे यहाँ औलाद पैदा होगी। किशन सिंह का नाम तो जिंदा रहना चाहिए था। अगर जीवन में किसी औरत को रानी बनाने का ख्याल आया महाराज, तो भगवान की सौगंध वो शकुंतला थी। मैंने सोचा कि उस लड़की को रानी बना दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर तो फिर दूसरा ही काम करो पीतर सिंह। वो क्या महाराज? रूपकली का कसूर माफ कर दो। कितना तवील अरसा गुजर गया, तुमने उसके इरादों को शिकस्त फाश दी है। क्या वो सारी जिंदगी अपने इंतकाम पर कायम रह सकती है? अगर वो अपना इंतकाम ले सकती तो इतने दिन खामोश न बैठी रहती। इसलिए अब उसे रानी की हैसियत से महल में ले आओ। भगवान की सौगंध महाराज, ये कभी ना होगा, ऐसा कभी ना होगा। मुझे उसके वजूद से नफरत है। उसने मेरा अपमान किया था। मर्द की अना जब टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ती। मैं सब कुछ कर सकता हूं मगर रूपकली के लिए कोई लचक पैदा नहीं कर सकता। उसे इसी महल में बूढ़ा होना होगा।
मैं तो बस उसकी अर्थी में ही शरीक हो जाऊंगा, और जब उसकी अर्थी जलाई जा रही होगी तो मैं उससे सवाल करूंगा, क्यों रूपकली, कहाँ गया तेरा रूप मान, कहाँ गया तेरा वचन, जहाँ जीवन भर आग में जलती रहे अब आखिरी आग में जल जा। पीतर सिंह का चेहरा इंतकाम की आग में सुलग रहा था। मैंने अंदाजा लगा लिया कि यह शख्स इन लोगों में से है जो दिल से कभी कीना नहीं निकालते। चुनाचे ऐसे लोगों को कुछ समझाना फजूल होता है। अलबत्ता हकीकत हाल से मैं वाकिफ था। रूपकली का रूप मान बरकरार था, वो कामयाबी की तरफ बढ़ रही थी। उसी दिन मेरे जहन में ख्याल आया कि इसका जायजा तो लूं, वो किस हाल में है। काफी दिन गुजर गए थे, वो अपने मकसद में कामयाब हुई या नहीं। चुनाचे मैंने पीतर सिंह से कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन कभी उसकी खबर तो ले लिया करो पीतर सिंह। महल में उसके लिए सब कुछ है महाराज। मैंने जिन लोगों को वहां रखा है इन्हें भी हिदायत की थी कि रूपकली के बारे में कोई खबर मुझे ना दे, सिर्फ एक इतला देने आए कि वो मर गई। इससे कबल उसके बारे में कोई इतला देने आया तो उसकी गर्दन उतार ली जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और पीतर सिंह मुस्कुरा कर मुझे देखने लगा। मैंने आपको तो मना नहीं किया है पूरन महाराज। किस बात से पीतर सिंह? आप जिस तरह मन चाहे रंग रलियां बनाए, बल्कि मेरी माने तो कुछ अरसा तरखानों के इलाके में गुजार आए, वहां की सुंदरियां आप पर जान देंगी। हाँ, मैं सोच रहा हूँ पीतर सिंह कि कुछ वक्त घूम फिर कर गुजारूं, जो मन चाहे करे महाराज। पीतर सिंह की राजधानी में आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, पीतर सिंह ने जवाब दिया और मैं उसके पास से उठाया। पीतर सिंह क्या हैसियत रखता था मेरे लिए, तो दुनिया भर में आज तक किसी ने रोक टोक नहीं की थी। चुनाचे मैं चल पड़ा और मैं रुख अब रूपकली के महल की तरफ था। इस बार मैं छुप कर नहीं गया था, क्योंकि सब जानते थे कि मैं पीतर सिंह का दोस्त था। मैं उसके साथ आ चुका था। रूपकली ने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरा इस्तकबाल किया था और उसे देखकर मुझे खुशी हुई थी। उसका फूला हुआ पेट उसके मिशन की कामयाबी की इत्तला दे रहा था। मुझे देखकर वो बहुत शर्माई, लेकिन मैंने उसे तसल्लियां दी। भगवान ने एक कमजोर औरत की लाज रखी है महाराज, वो बोली। हाँ रूपकली, मैं भी तुम्हारे साथ खुश हूँ। तमामी के क्या हाल है? बहुत बदल गया है। शकुंतला की याद को अपने दिल से नहीं निकाल सका। और रूपकली को? रूपकली ने पूछा। इसे भी, लेकिन उसके लिए पीतर सिंह के दिल में आज भी इंतकाम सुलग रहा है। वो रूपकली को सारा जीवन मुआफ नहीं करेगा। मैं भी उसे सारा जीवन माफ नहीं करूंगी महाराज। अब तो भगवान भी मेरे साथ है और तुम भी। मगर महाराज वो कुछ कहते कहते रुकी। कहो रूपकली, मन में एक बात है महाराज, पर कहां तक आपके ऐसा नात का बोझ उठाऊंगी। कहो रूपकली, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। भगवान ने चाहो तो मेरे यहाँ बेटा ही पैदा होगा महाराज। मगर एक और खौफ दिल में बार बार उभरता है। वो क्या? उसे इस काबिल कौन बनाएगा महाराज कि वो महान बन जाए? यहाँ कौन उसकी तरबियत करेगा? कौन उसकी देखभाल करेगा? क्या चाहती हो रूपकली? मैंने पूछा। जीवन भर इस समय से जब से आप मिले पूरन जी, मैंने आपसे कुछ ना कुछ मांगा ही है। कुछ भी नहीं दिया आपको, और अब तो जीवन में देने के लिए कुछ है ही नहीं, और मांगने को बहुत कुछ है। सो मांगूंगी तो सही, मना कर देंगे, बुरा नहीं मानूंगी। क्या आप मेरी ये सहायता भी करेंगे? क्या आप मेरे बेटे को बलवान बनाने में मेरी मदद नहीं करेंगे? मैंने पहले तुम्हें किस बात को मना किया है रूपकली? ठीक है, ये फर्ज भी मैं अंजाम दूंगा, लेकिन इस समय मेरा तुम्हारे साथ रहना मुनासिब नहीं होगा। तुम्हारा बेटा जब 4 साल का हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वचन दे महाराज, संसार में मेरा कोई नहीं है। भगवान आकाश पर है और धरती पर आप हैं। मुझे वचन दें कि आप जरूर आएंगे। रूपकली ने दर्द भरी आवाज में कहा, और मैंने उससे वादा कर लिया। कुछ वक्त उसके साथ गुजार कर प्रोफेसर में वहां से चल पड़ा। जमीन बेहद वसी है और इस पर लातादाद वाकयात बिखरे हुए हैं। हर जर्रे की अपनी एक कहानी है और सिलसिला रोज़ो शब यूं ही जारी है और जारी रहेगा। मैं तरखानों के इलाके में गया और फिर वहां से मैंने चित्रभोग की सरहद पार की और पीतर सिंह के हदूद से निकल गया। वहां वालों ने मुझे अनोखे नाम दिए और मैंने तवील वक्त उनके साथ गुजारा। वो कहानियां अपना अलग रंग रखती हैं और अगर मैं इन्हें इस दास्तान में शामिल करूं तो यह सिलसिला तवील से तवील तर हो जाएगा। इस तरह इंसानों के हिसाब से 4 या 4.5 साल मैंने दूसरी जगहों पर गुजारे। रूपकली से किया हुआ वादा मुझे याद था, चुनाचे मैंने जब हिसाब लगाया और सितारों ने मुझे मेरा कॉल याद दिलाया तो मैं वापस पीतर सिंह की जमीन पर पहुंच गया। तरखानों के इलाके में पीतर सिंह के खिलाफ बगावत सर उभार रही थी, लेकिन न मुझे पीतर सिंह से हमदर्दी थी न तरखानों से। जब मैंने अपने लिए दूसरे मिशन का इंतखाब कर लिया था तो फिर मैं किसी नए काम में नहीं उलझना चाहता था। चुनाचे मैंने दूसरी समतों से आंखें बंद कर लीं और मेरा घोड़ा बर्क रफ्तारी से उस महल की तरफ तोड़ने लगा जहाँ रूपकली मौजूद थी। महल के कुर्बो जवार में तब्दीली हो गई थी। अब उसके इतराफ एक खूबसूरत बाग बिखरा हुआ था। इस बाग में एक हौज के करीब मुझे रूपकली अपने बेटे के साथ मिल गई। शक्लो सूरत से भी अब वो मान नजर आने लगी थी। मेरे घोड़े की चाप सुनकर उसने गर्दन उठाई और फिर उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। वो दौड़कर मेरे कदमों से लिपट गई और आंसू बहाने लगी।
मैंने घोड़े से उतरकर उसे सहारा दिया। न जाने क्यों मुझे उससे बहुत हमदर्दी थी। फिर मैंने उसके बेटे को देखा। इंतहाई खूबसूरत और चुस्त चालाक बच्चा था। मैंने उसे इशारे से बुलाया तो वो मेरे पास आ गया। कशका, इन्हें पहचानते हो? रूपकली ने पूछा। पहचानता हूँ माता जी, बच्चे ने जवाब दिया। कौन है ये? रूपकली ने पूछा। जंगल में आधी रात को भूखा शेर चिंघाड़ते चिंघाड़ते क्यों खामोश हो जाता है? खून के प्यासे शिकारी भेड़ियों का गोल जब गुफाओं में जा चुपता है तो परिंदे हैर से इधर उधर देखने लगे। तब वो एक ऐसे मंच को देखते हैं जिसका बदन सोने का है और बदन का ये सोना नाकाबिल तस्खीर है। तब वो मुस्कुराता है और मासूम परिंदों को यूं लगता है जैसे दरिंदों का राज खत्म हो गया हो। और ये मुस्कुराहट है मेरे मामा जी महाराज। ये मेरे मामा जी महाराज हैं। बच्चा उछल कर मेरी गर्दन में लटक आया। मैं उसकी जुबान से ये सब कुछ सुनकर हैरान रह गया था। मैं कौन हूं तुम्हारा? मामा जी महाराज। और ये जो तुमने कहा वो तुम्हें किसने सिखाया? माता जी ने, उसने जवाब दिया। मगर तुम मुझे पहचान कैसे गए? इसलिए कि जंगल के भेड़िए खामोशी से गुफाओं में जा छुपे हैं और तुम्हारा बदन सोने का है, बच्चे ने जवाब दिया। और रूपकली, बहुत बहादुर बच्चा है तुम्हारा, क्या नाम है इसका? कशका, रूपकली ने जवाब दिया। नाम पसंद आया आपको मामा जी महाराज? बच्चे ने पूछा। बहुत, मैंने उसे चूम कर कहा। माता जी देखो, मामा जी ने मुझे प्यार किया, बच्चा खुशी से बोला। मैंने कहा था ना कशका, मैंने माना भी तो था ना माँ जी। और बच्चा शरारत से बोला। और रूपकली हंसने लगी, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, अब तो नहीं जाएंगे कहीं पूरन महाराज? अब तो समय आ गया है कि आप अपना वादा पूरा करें। हाँ रूपकली, और यकीन करो मैं इसी वादे को पूरा करने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। मैं जानती थी महाराज, भगवान की सौगंध में जानती थी कि तुमने जो कुछ कहा है उसे जरूर पूरा करोगे। और मैं ये भी जानती थी कि मेरे भाग जरूर खुलेंगे एक ना एक दिन, और शायद वो दिन करीब आ गया है। ठीक है, मैंने बच्चे को गोद में लिए बैठते हुए कहा। और सुनाओ, पीतर सिंह के क्या हाल चाल है? कुछ मालूम नहीं, तभी से कुछ पता नहीं, बस यहाँ के दिन रात यूं के तू चल रहे हैं। सुखराज महाराज के बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका? मैंने सवाल किया और रूपकली के चेहरे पर उदासी तैर गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस भगवान से उनके लिए दुआएं करती रहती हूँ। और फिर उनसे तो हमारा नाता उसी दिन टूट गया था जब वो हमें महल में छोड़कर चले गए थे। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि पीतर सिंह भला क्या हमें उनके दर्शन कराएंगे। बहरसूरत भगवान जब तक उन्हें जीवन दे सुखी रखे। रूपकली उदास लहजे में बोली और मैं खामोश हो गया। मजीद हालात पूछना ही बेकार था। रूपकली यहाँ वही खामोशी और तन्हाई की जिंदगी गुजार रही थी। इस जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं थी सिवाय कशका के। कशका उसकी जिंदगी में उम्मीदों के फूल लेकर आ गया था और अब वो उसी की जात में खुश थी। मैंने महसूस किया था कि रूपकली बहुत खुश नजर आती है। बच्चा भी उसका बहुत प्यारा था। तब प्रोफेसर मैंने उससे जो वादा किया था उसे पूरा करने की तैयारियां शुरू कर दी। मैं उसे फनून हर्ब में ताक करने लगा और ज़हीन बच्चा मेरी तवज्जो का मरकज बन गया। जिंदगी के माहौस साल मेरे लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे। मैं तो गुजरने वालों में से ही हूँ। हाँ, उस दौरान कोई खास वाकया रूनुमा नहीं हुआ था सिवाय इसके कि कशका जवान हो गया। अब वो पूरे 20 साल का शेर था। उसे शेर कहना ही मुनासिब था। मैंने उसे जमाने की सख्तियां झेलने में ताक कर दिया था और वो मेरे मायार पर पूरा उतरता था। बेपनाह ताकतवर और हसीन नौजवान था। जिस रोज उसकी जिंदगी का 20वां साल पूरा हुआ और रूपकली जिसके बाल अब सफेद हो गए थे दिवाली की रात में चिराग रोशन किए, मैंने उसका हाथ थाम लिया। मेरा काम पूरा हो गया रूपकली। मैं नहीं समझी पूरन महाराज, कशका जैसा शेर तुम्हारे सामने है, भगवान इसे जीता रखे। क्या आप मुझे इजाजत न दोगी? कहाँ जाएंगे महाराज? कालन थी। मगर अब मैं क्या करूंगी महाराज? वो बोली। बाकी काम तुम्हारा है रूपकली, मैंने जवाब दिया और वो किसी सोच में डूब गई। फिर उसने कज़म से गर्दन हिला दी। हाँ पूरन महाराज, आप ठीक कहते हैं, अब बाकी काम मेरा है, उसने कहा और मुझे इजाजत दे दी। तवील अरसा के बाद मैंने कालंदी का रुख किया था, लेकिन थोड़ा फासला तय करने के बाद ही मैंने इलाके में बहुत सी तब्दीलियां देखी। नई नई बस्तियां आबाद हो गई थीं, आबादी काफी बढ़ गई थी। तर्ज तामीर में भी काफी जिद्दत पैदा हो गई थी। गोया पीतर सिंह तरक्की के रास्ते पर था, लेकिन मैं बराह रास्त उसके महल की तरफ नहीं गया, बल्कि कहीं और रुक कर मैंने पीतर सिंह के बारे में मालूमात हासिल की। बड़े दिलचस्प हालात मालूम हुए थे। तरखानों ने 3 दफा बगावत की थी और अब वो आजाद थे। वो लोग पीतर सिंह के जेरे नगी नहीं रहे थे, बल्कि उन्होंने बाकायदा अपनी रियासत कायम करके सरहदें बना ली थी। लेकिन पीतर सिंह अपनी सरहद के बाएं समत पहाड़ी रास्ते अबूर करके एक और रियासत पर कब्जा कर चुका था और अब वो सल्तनत उसके जेरे नगी थी। गोया तरखानों की कसर पीतर सिंह ने इधर पूरी कर ली थी। सुना था कि पीतर सिंह कई जगहों में शदीद जख्मी भी हो गया था, लेकिन अब वो एक नाकाबिले तस्खीर शख्सियत बन चुका था। पीतर सिंह के बारे में बेशुमार मालूमात मुझे हासिल हुई। मुझे ये भी पता चला कि उसने आज तक शादी नहीं की।
लेकिन बहुत सी खादमाएं उसके महल में उसकी दाश्ताओं की हैसियत से जिंदगी गुजार रही हैं। इनमें से हर उस खादमा को कत्ल कर दिया जाता है जो हमला हो जाती है। पीतव सिंह एक शदीद ज़हनी मर्ज का शिकार हो चुका था और उस मर्ज ने उसे इंसानियत से दूर कर दिया था। इन सारी मालूमात के बाद मैं पीतव सिंह से मिला। इस वक्त पीतव सिंह अपने दरबार में बैठा लोगों के फैसले कर रहा था। जब मैं वहां दाखिल हुआ, मैं तो प्रोफेसर जैसा था वैसे का वैसा ही उसके पास पहुंचा, लेकिन पीतव सिंह में सफेद बाल सफेद मूंछों की वजह से काफी तब्दीली रुनमा हो चुकी थी। ताहम उसने मुझे पहचान लिया और दीवाना वार खड़ा हो गया। तख्त से खड़ा होते ही दरबार में मौजूद तमाम लोग भी खड़े हो गए और पीतव सिंह दोनों हाथ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ा। पूरन महाराज, उसकी आवाज में मोहब्बत की लर्जिश थी। मैं भी उससे बगलगीर हो गया। साथियों, मेरा मित्र, मेरा दोस्त तवील अरसे के बाद मेरे पास आ गया है। अब मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, इसलिए दरबार बर्खास्त किया जाता है। तमाम दरबारी उठ गए। पीतव सिंह मेरे साथ चल पड़ा। तुम्हें देखकर यूं महसूस हो रहा है जैसे उम्र के 20 साल वापस पलट आए। काश मैं भी तुम्हारी तरह जादूगर होता। जादूगर? भगवान की सौगंध, पहले जैसे सुंदर हो। वक्त की एक शिकन भी तो नहीं पड़ी तुम्हारे चेहरे पर। यह जादू मुझे भी तो सिखा दो। तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत से जख्म है पीतव सिंह। एक जंगजू और दलेर राजा की शान इन्हीं जख्मों में झलकती है। पूरन महाराज, बहुत से मार के सर कर लिए। हाँ, लेकिन तुम्हारे सामने वही मसला फिर मौजूद है। कौन सा मसला? तरखानों का। वहां गोगल सिंह हुक्मरान है और तरखानों ने अलग हुकूमत बना ली है। और तुमसे कैसे ताल्लुकात हैं? तैयारियां कर रहा हूं। पीतव सिंह के जीवन में ये मुमकिन नहीं है कि तरखान हुकूमत करे। कब हमला कर रहे हो? बहुत जल्द। गोगल सिंह का हर सांस मुझ पर भारी है। खूब। इसके अलावा और क्या हो रहा है? बस चारों तरफ पीतव सिंह के नाम का डंका बज रहा है। मैंने दूर दूर तक का इलाका फतेह कर लिया है और अब पीतव सिंह की हुकूमत सबसे बड़ी है। इस हुकूमत की सरहदों में महीनों घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। पिताजी ने इस हुकूमत को महदूद रखा था, मैंने उसे लामहदूद कर दिया। मैंने महसूस किया कि पीतव सिंह पहले से कहीं ज्यादा मगरूर हो गया है। उसकी हर बात में खुद को नाकाबिल तस्खीर समझने का एहसास है। बहरहाल मैंने इस मगरूर राजा से कुछ न कहा। अलबत्ता पीतव सिंह आज भी मेरा मुतरिफ था और मुझ पर रश्क ही करता था। फिर उसने मेरे लिए कयाम का बंदोबस्त कराया और मेरी तफरीहात के बारे में पूछा और मैंने उसे यही जवाब दिया कि मैं तो दुनिया गर्द हूँ, न जाने इस दौरान कहाँ कहाँ मारा मारा फिरा हूँ। और फिर जब पीतव सिंह की याद आई तो फिर यहाँ चला आया। बहरहाल पीतव सिंह मेरे साथ बेहतरीन सलूक कर रहा था। इसने मुझे दुनिया की हर आसाइश मुहैया कर दी थी, लेकिन अब मैं रूप कली के किसी कदम का इंतजार कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि कशका रूप कली के मान को किस तरह पूरा करता है और इसके लिए मुझे तवील इंतजार नहीं करना पड़ा। भरा दरबार था। पीतव सिंह लोगों के मुकदमात सुन रहा था। महामंत्री बैठे हुए इन मुकदमात पर शाही मोहर लगा रहे थे, जिनका फैसला पीतव सिंह कर रहा था कि दरबार में एक शख्स दाखिल हुआ। उसका बदन पर चुस्त लिबास था। उसका चेहरा एक कपड़े में ढका हुआ था। कमर से तलवार लटकी हुई थी। वो बेबाकी से चलता हुआ पीतव सिंह के सामने पहुंच गया। मैं राजा पीतव सिंह के पास एक सवाल करने आया हूं। उसकी बेबाक आवाज उभरी और अहले दरबार चौंक पड़े। पीतव सिंह आवाज सुनकर उछल पड़ा था और फिर मैं दिलचस्प अंदाज में उसे देखने लगा। कौन हो तुम और क्या राजा के महल में आने के आदाब नहीं जानते? सेनापति ने करख्त लहजे में कहा। नहीं, मैं आदाब की परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं भी अपने मन का राजा हूं और मेरी मां मुझे प्यार से राजा कहकर पुकारती है। तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा दी जा सकती है। क्या इसे गिरफ्तार कर लिया जाए महाराज? सेनापति ने गुस्सीले लहजे में पूछा, लेकिन पीतव सिंह ने हाथ उठा लिया। वो उस शख्स में दिलचस्पी ले रहा था। सेनापति ने तलवार दोबारा न्याम में कर ली। अपने चेहरे से कपड़ा हटाओ, पीतव सिंह बोला। इसके लिए मां ने मना किया है और जिस बात का हुक्म मां दे वो हर तरह अफसल है। मेरी निगाहों में मां का हुक्म राजा के हुक्म से बड़ा है। आने वाले ने जवाब दिया और मैं मुस्कुरा उठा। कशका की यह बेबाकी मुझे बहुत भाई थी और शायद पीतव सिंह भी इस बेबाकी से महसूस हो रहा था। दरबार में बहुत से लोगों ने दोबारा तलवारें निकालनी थी, लेकिन राजा ने इशारा न किया और मुस्कुरा कर बोला, क्या सवाल करना चाहते हो तुम? मेरा यह सवाल राजा पीतव सिंह से है। संसार में सबसे बड़ा मान किसका होता है? मां का। पीतव सिंह मुस्कुरा कर बोला। सारे संसार में सबसे बड़ा एहसान किसका होता है? सिर्फ मां का, पीतव सिंह ने जवाब दिया। एक हुकूमत के कितने राजा होते हैं? एक। तुम्हारी हुकूमत में 2 राजा क्यों हैं? 2 राजा? हाँ, एक पीतव सिंह और एक कशका। पीतव सिंह तो मैं हूं, पर यह कशका कौन है? पीतव सिंह ने सवाल किया। मैं, उसने जवाब दिया। ओह, ये तो वाकई बड़ी मुश्किल बात है। अब क्या हो? तुम कितने दिन हुकूमत कर चुके हो? मैं तकरीबन 22 साल, पीतव सिंह ने जवाब दिया। बस तो अब मेरी बारी है। शाही मोहर एक होती है ना? शाही मोहर? पीतव सिंह ने सवाल किया, फिर बोला, हाँ, एक ही होती। किसी राज में दूसरी मोहर नहीं बनवाई जाती
और अगर दूसरी मोहर बनवा ली जाए तो इसका मतलब होता है कि राजा अपने पुरखों से इन्हें हिराफ कर रहा है और इन्हें तस्लीम नहीं करता। यह भी ठीक है, पीतव सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा और वो आगे बढ़ाया। फिर उसने झपटा मारकर शाही मोहर उठा ली और बोला, तो आज से ये मोहर मेरे कब्जे में है। अब पीतव सिंह किसी मुकदमे का फैसला नहीं करेंगे और आज से राज दरबार की सारी कार्रवाइयां मुअत्तल हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ मोहर ही नहीं होगी। क्या सिर्फ मोहर कब्जे में करने से राज बदल जाता है? पीतव सिंह ने कहा, यह इब्तदा है, लेकिन ये गुस्ताखी है नौजवान। तुम राजमोहर लेकर यहां से किस तरह जा सकते हो? अगर मैं राजमोहर लेकर यहां से निकल जाऊं तो तुम सोच लेना कि तुम्हारा जवाल शुरू हो गया है। स्यापोश ने कहा और अब पीतव सिंह किसी कदर संजीदा हो गया। मोहर वापस कर दो। मुझे तुम्हारी ये बेबाकी पसंद आई, लेकिन कहीं मेरी ये पसंद गुस्से में न बदल जाए। तुम नाराज होकर भी मेरा कुछ न बिगाड़ सकोगे। समझ लेना राजा पीतव सिंह का जवाल आ गया, नौजवान ने कहा और नयाम से तलवार निकाल ली। जो लोग मेरे हाथों से कत्ल होने की ख्वाहिश रखते हों वो मुझे रोकें, मैं जा रहा हूं। नौजवान ने कहा और उल्टी कलाबाजी खाकर नीचे उतरा और दूसरी छलांग में दरवाजे तक पहुंच गया।